हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी राजस्थान की भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान की भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की भूगोल की क्लास में, जिसमें हमने सबसे पहले हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और थार का मरुस्थल का ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप डेली क्लास लेते होंगे, साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रहे होंगे। तो हम थार के मरुस्थल, जो अपना थार का मरुस्थल है, उसमें उसकी विशेषताएं पढ़ चुके थे लगभग पूरी। फिर आज हम बालुका स्तूपों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। कल तक हमने इतनी चर्चा कर चुके थे पहले। तो बात करते हैं हम बालुका स्तूप का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, किसने किया, किस वैज्ञानिक ने कितने भागों में किया, और वर्तमान में जो 8 भागों में, वर्तमान स्वरूप में जो 8 भागों में बालुका स्तूपों का वर्गीकरण है वो किसके अनुसार दिया गया है, उसकी हम आज पूरी चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अपने राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसका जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था वो वेगनाल्ड ने किया था, जिन्होंने 1933 ईस्वी में अपने बालुका स्तूपों को 2 भागों में बांटा था। बरखान, सबसे पहले बरखान और सीप, और फिर उनके बाद में हेकी जी आए थे। हेकी ने 1941 में बालुका स्तूपों को अपने राजस्थान में 3 भागों में बांटा था, जो कि अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक बालुका स्तूप आ जाते हैं। उसकी हम चर्चा करते हैं कि अनुदैर्ध्य क्या होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है, पैराबोलिक क्या है। जो वर्तमान में 8 भागों में संचालित है, यानी मरुस्थल 8 भागों में बांटा गया है बालुका स्तूपों को, वो मेकी के अनुसार बांटा गया है। जिन्होंने अपने थार के मरुस्थल को, बालुका स्तूप हैं उनको 8 भागों में बांटा। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वैज्ञानिक वेगनाल्ड के अनुसार, जिन्होंने अपने बालुका स्तूपों को 2 भागों में बांटा था। तो हम बात करते हैं वेगनाल्ड के अनुसार। वेगनाल्ड वेगनाल्ड के अनुसार बालुका स्तूपों को 2 भागों में बांटा था। ठीक है, अब बात करें कि किस सन में बांटा था। इन्होंने 1933 ईस्वी में 2 भागों में बांटा था। ठीक है, फिर बात करें कि इनके 2 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं, तो इनके 2 प्रकार आ जाते हैं। एक तो बरखान, बरखान आ जाता है, और दूसरा सीप आ जाता है। बरखान की क्या विशेषता है, सीप की क्या विशेषता आ जाती है, इसकी भी हम पूरी चर्चा करते हैं। उससे पहले एक वैज्ञानिक का तो मैंने वेगनोल्ड के अनुसार बता दिया। अब दूसरे वैज्ञानिक के अनुसार बात करें तो वो आ जाते हैं। दूसरे वैज्ञानिक की हम बात करें तो हेकी के अनुसार देख लेते हैं पहले। हेकी के अनुसार, जिन्होंने हेकी के अनुसार 1900 हेकी के अनुसार बालुका स्तूपों का वर्गीकरण की बात करें, मैंने आपको बताया था कि बालुका स्तूप क्या होते हैं। जो अपने थार के मरुस्थल में उच्चावच आकृति बनी हुई होती है उसे बालुका स्तूप कहते हैं। तो हम बात करें हेकी के अनुसार बालुका स्तूपों का वर्गीकरण की बात करें तो इन्होंने 3 भागों में बांटा था। अब बात करें कि इन्होंने 3 भागों में बांटा था, वो 3 भाग कौन कौन से आ जाते हैं, तो अनुदैर्ध्य आ जाता है, अनुदैर्ध्य, और दूसरा प्रकार की बात करें तो अनुप्रस्थ आ जाता है। फिर तीसरा वर्गीकरण की हम बात करें तो हेकी के अनुसार तो फिर पैराबोलिक आ जाते हैं। इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है इन भौतिक प्रदेशों यानी बालुका स्तूपों के वर्गीकरण से, कौन सा राजस्थान में बालुका स्तूप पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो एक बालुका स्तूप का प्रकार है वो दूसरा दे दिया जाता है, और 3 ऑप्शन में ये राजस्थान के डाल दिए जाते हैं। तो फिर बात करें कि 3 भागों में हेकी ने बांटा था, वो 1941 ईस्वी में बांटा था, 1941 में, ये भी बात याद रखना। अब बात करें कि जो वर्तमान में राजस्थान के थार के मरुस्थल में जो बालुका स्तूप है उनको जो 8 भागों में वर्गीकरण है वर्तमान समय में, हम वो 8 भागों के आधार पर पढ़ते हैं, वो किसने इसका विभाजन किया गया, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम 2 वैज्ञानिक पढ़ चुके थे, वेगनोल्ड और हेकी। अब 3 नंबर पर हम देखते हैं। 3 नंबर पर हम बात करना चाहेंगे कि जो मेक्की, वैज्ञानिक मेक्की ने बालुका स्तूपों को 8 भागों में बांटा था। बालुका स्तूपों को कितने भागों में बांटा था, 8 भागों में। ये बालुका स्तूप क्या होते हैं वो हमने थार के मरुस्थल को शुरू से जब स्टार्ट किया था वो पूरा उस टाइम में बता चुका, बार बार बताने की आवश्यकता ना होगी, आप क्लास ले रहे हैं, मैं आशा करता हूँ पूरी। फिर बात करेंगे मेक्की ने बालुका स्तूपों को 8 भागों में बांटा था। बात करें कि किस सन में बांटा था। अगर सन की आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सन एग्जाम में प्रश्न तो नहीं बनता, इससे बस प्रश्न
8 बालू का स्तूपों का आपको नाम याद रखना है, उसकी क्या विशेषता है, कौन सा बालू का स्तूप किस प्रदेश में है, किस जिले में कौन सा बालू का स्तूप पाया जाता है, सर्वाधिक संभावना कौन से बालू का स्तूप की कौन से जिले में है, उससे प्रश्न ही पूछा गया अब तक। तो सबसे पहले अगर हम बात करना चाहिए 8 बालू का स्तूपों में, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले अनुदर्दे बालू का स्तूप। अनुदर्दे, इसका कई बार आपको नाम सीप भी मिलेगा। सीप जो सीईटी की ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हुई उसमें सीप पूछा गया कि इनमें से कौन सा सीप का मरुस्थलीय क्षेत्र का यानी बालू का स्तूप सीप की क्या विशेषता है। अनुदर्दे की तो सीप की उसमें विशेषता पूछी गई थी। अनुदर्दे हो गया सीप, और एक आपको इसका नाम मिल सकता है रेखीय बालू का स्तूप। रेखीय बालू का स्तूप हो गया। फिर दूसरे नंबर की हम बात करना चाहें, अनुदर्दे हो गया पहला, अनुदर्दे हो गया। दूसरे की बात करें तो अनुप्रस्थ आ जाता है, अनुप्रस्थ। तीसरा भौतिक थार का मरुस्थल का वर्गीकरण देखते हैं। फिर 5 6 टोटल मैंने 8 भागों में बांटा मैकी ने, तो उनके अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 नंबर पर कौन सा आता है, उसकी क्या विशेषता आ जाती है, और 8 नंबर पर कौन सा आता है, उसकी क्या विशेषता है, वो भी देखते हैं साथ में। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो गया। फिर बात करें कि अनुदर्दे हो गया, अनुप्रस्थ हो गया, तारा बालू का स्तूप लिख लो। इनकी कौन कौन से बालू का स्तूप कौन कौन से जिलों में है वो पूरा देखेंगे हम। तारा बालू का स्तूप, ठीक है। फिर बात करें, तारा बालू का स्तूप हो गया। फिर बरखान ले लो, बरखान बालू का स्तूप। फिर पैराबोलिक आ जाएगा, पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक के बाद में हम बात करें तो सबर खाबीज बालू का स्तूप आ जाता है। फिर बात करें तो नेटवर्क बालू का स्तूप आ जाता है। ये किस जिले में है ये देखेंगे हम। नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क के बाद में बात करें तो अवरोधी बालू का स्तूप आ जाता है, अवरोधी बालू का स्तूप, ठीक है। ये हो गई 8 प्रकार। तो हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे एग्जाम में बात करें कि कौन सा ज़्यादा बार पूछा गया है, तो अपना अनुदर्दे अनुप्रस्थ। दो तो ये पूछे जा चुके हैं अब तक एग्जाम में, बहुत बार पूछे जा चुके हैं अनुदर्दे और अनुप्रस्थ। तो और बात करें तो सबर खाबेज भी पूछा जा चुका है। इसकी कौन से जिले में इसका इस विस्तार सबसे अधिक है, वो इसका विस्तार ध्यान में याद रखना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुदर्दे बालू का स्तूप। इसकी क्या विशेषता आ जाती है, ये राजस्थान के किस प्रदेश में है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अनुदर्दे या सीप या रेखीय बालू का स्तूप, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये क्या है, तो ये जो अपने थार के मरुस्थल में है, हवाओं की दिशा चलती है यानी पवन चलती है, उसकी दिशा के समानांतर बनता है, उसे अनुदर्दे या सीप या रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अपना धरातल हो गया, ये धरातल हो गया, ये अपने कोई बालू का स्तूप बना हुआ है, ठीक है। ये कोई बालू का स्तूप हो गया। अब इसकी बात करें, इस साइड से पवन चल रही है, पवन की दिशा हो गई ये पवन, ठीक है। जब पवन चलेगी तो ये जो अपना बालू का स्तूप है ये यहाँ से उठकर थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाता है, और इस प्रकार ये बालू का स्तूप की आकृति हमें देखने को मिलती है। तो ये बालू का स्तूप है वो पवन की दिशा के किस साइड बनती है, पवन की दिशा के समानांतर बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है, जिसे बालू का स्तूप या अनुदर्दे बालू का स्तूप कहते हैं। तो इसकी अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो पवन की दिशा के समानांतर। सीईटी में ये प्रश्न पूछा गया था कि पवन की दिशा के समांतर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन अनुदर्दे ना देकर सीप दिया हुआ था, सीप दिया हुआ था। फिर अनुप्रस्थ था, तारा बालू था, और पैराबोलिक। इस प्रकार से 3 ऑप्शन ये थे, एक सीप था, ठीक है। इसका ये नाम ज़्यादा फेमस हो गया, लेकिन इस एग्ज़ाम में सीप नाम दिया गया था। पवन की दिशा के समानांतर क्या, समानांतर या अनुदिश जो बालू का स्तूप बनते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, अनुदर्दे बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप या सी बालू का स्तूप। तो हम बात करेंगे समानांतर या अनुदिश बनने वाला
बालू का स्तूप हो गया। हम बात करते हैं अब कि दूसरा कौन सा आ जाता है। तो हम दूसरे की अगर बात करना चाहेंगे तो वो अपना, मैंने आपको 8 बताया था, उसमें अनुदैर्ध्य की हमने चर्चा के लिए। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन सा आ जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की क्या विशेषता आ जाती है। उससे पहले अगर इसकी विस्तार की बात करें कि अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है उसके कौन कौन से जिलों में विस्तार आ जाता है। विस्तार भी छोड़ दिया ना हमने पॉइंट। तो विस्तार की अगर हम चर्चा करना चाहें तो जैसलमेर सबसे ज़्यादा अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है उसका विस्तार हमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और थोड़ा हिस्सा इसका दक्षिणी हिस्सा जो गंगानगर का आ जाता है और जो पश्चिमी जोधपुर है उसका हिस्सा भी आ जाता है। अगर मैं मैप में बताना चाहूँ तो जैसलमेर हो गया, जैसलमेर हो जाता है, बाड़मेर हो जाता है, बीकानेर हो जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जो दक्षिणी यानी जोधपुर का तो पूर्वी पश्चिमी दिशा वाला एरिया और जो अपना गंगानगर है उसका दक्षिणी दिशा भी जो अपना अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है उसमें आ जाता है। तो बात करना चाहें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जो दक्षिणी गंगानगर का हिस्सा आ गया वो दक्षिणी गंगानगर। और बात करना चाहें दक्षिणी गंगानगर के बाद में जो पूर्वी जोधपुर पश्चिमी जोधपुर आ जाता है, पश्चिमी जोधपुर। ठीक है, इस प्रकार हो गया अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब बात करना चाहिए हम दूसरा प्रकार आ जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बात करना चाहिए कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की क्या विशेषता आ जाती है। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो अपने जो थार के मरुस्थल में जो बालू का स्तूप बनते हैं उस दिशा के लंबवत बनता है यानी समकोण पर बनता है। उसके अगर हम एक यानी चित्र बनाकर देखना चाहिए कि किस प्रकार बनता है तो ये तो हो गया धरातल। कोई बालू का स्तूप इस प्रकार बना हुआ है, ये बालू का स्तूप हो गया, बालू का स्तूप हो गया। और इसमें भी ये बालू का स्तूप बने हुए हैं, बालू का स्तूप। ठीक है, तो मान लो कोई अवरोध समकोण पर खड़ा हो, समकोण पर अगर पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप उस स्तूप की श्रेणी में आते हैं। तो बात करें कि जो अपना ये हो गया अवरोध से टकराने पर जो बालू का स्तूप से मिट्टी बनी है वो इस साइड आकर इसका निर्माण कर ले तो क्या होगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण होगा। तो ये तो हो गया अवरोध। ठीक है, और ये बालू का स्तूप और अवरोध के टकरा कर यानी जो पवन की दिशा ये चलती, पवन की दिशा की अगर समांतर उठकर दूसरे बालू का स्तूप का निर्माण होता है तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हो जाता। और समकोण पर अगर किसी बालू का स्तूप का निर्माण होता है, यह समकोण बन गया 90 डिग्री, तो उस पर अगर कोई बालू का स्तूप का निर्माण होता है तो किस का निर्माण होगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण हो जाएगा। तो हम बात करना चाहें, पॉइंट को लिखना चाहें तो अपना क्या पॉइंट रहेगा कि पवन की दिशा समानांतर तो अनुदैर्ध्य और पवन की दिशा के लंबवत या फिर बात करें समकोण, लंबवत या समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप किसकी श्रेणी में आएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की श्रेणी में आएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसके क्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं, किस क्षेत्र में इसका विस्तार आ जाता है। अगर विस्तार की हम बात करना चाहें तो विस्तार आ जाता है अपने सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है पोखरण जो कि जैसलमेर में पड़ता है। फिर आपसे अगर दूसरा स्थान पूछा जाए तो बालोतरा और पोखरण कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ से प्रश्न बालोतरा पड़ता है बाड़मेर में। ठीक है, पोखरण जैसलमेर हो गया, बालोतरा बाड़मेर हो गया। फिर बात करें तो नागौर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, नागौर हो गया। फिर बीकानेर की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, बीकानेर और जोधपुर। इस प्रकार इन जिलों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का विस्तार आ जाता है। फिर हम बात करते हैं तीसरा बालू का स्तूप, जो कि तीसरा बालू का स्तूप की हम बात करना चाहें तो मैंने आपको बालू का स्तूप में बताया था कि अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और फिर हम बात कर लेते हैं
कौन से की? 3 नंबर पर तारा बालुका स्तूप। अगर तारा और बालुका स्तूप की हम बात करना चाहेंगे, इसकी क्या विशेषता आ जाती है, तो तारा बालुका स्तूप की हम बात करना चाहें तो तारा बालुका स्तूप है वो तारे की आकृति का बनता है, जो अपने राजस्थान में मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर में इसका सर्वाधिक आकृति देखने को मिलती है, जो तारा बालुका स्तूप है। तारा बालुका स्तूप की हम बात करना चाहें कि तारा बालुका स्तूप की हम बात करना चाहें कि तारे की आकृति किस प्रकार बनती है। इस टॉपिक को ध्यान से देख लेना, इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है बालुका स्तूपों से। ठीक है, ये तारा की आकृति की कोई आकृति बन गई। इसके आसपास अगर बालुका स्तूप का निर्माण हो तारे की आकृति का, तो कौन सा बालुका स्तूप होगा? तारा बालुका स्तूप हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करें वे बालुका स्तूप, परिभाषा अगर इसकी देखना चाहें तो वे बालुका स्तूप जो किसकी आकृति के? तारे के समान दिखाई दे, उसे तारा बालुका स्तूप कह सकते हैं। फिर इसका विस्तार की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे, इसका विस्तार किन जिलों में आ जाता है, तो मोहनगढ़, जैसलमेर, और एक मैंने आपको सूरतगढ़ यानी गंगानगर का जिला बताया, सूरतगढ़ गंगानगर बताया। ठीक है, अगर आपसे इसकी ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 25 मीटर तक है, मीटर ऊंचे बनते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट चौथा अपना इम्पोर्टेंट आ जाता है, जो कि अपना अगला बालुका स्तूप आ जाता है बरखान बालुका स्तूप। बरखान बालुका स्तूप। तो बात करेंगे बरखान बालुका स्तूप होता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो बरखान की जगह आपसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है बरछान क्या होता है। बरछान जो कि एक बालुका स्तूप है, जो कि बरखान बालुका स्तूप को ही बरछान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक गतिशील या अस्थिर भी बोल सकते हैं अर्धचंद्राकार आकृति का बालुका स्तूप का अगर निर्माण आपको कहीं दिखे अर्धचंद्राकार आकृति का, तो कौन सा बालुका स्तूप होगा? बरखान बालुका स्तूप होगा। अगर हम इसकी आकृति का निर्माण करना चाहें तो ये अपना अर्ध क्या होगा? अर्धचंद्राकार आकृति का कोई बालुका स्तूप हो गया। ठीक है, अब बात करें कि इसकी आकृति कहाँ पर बनती है, तो ये पवन की दिशा, अगर इधर से पवन चल रही है, इस साइड से पवन की दिशा, तो इसके आसपास किसी इस अवरोध से टकराने पर इस आकृति का अगर कोई बालुका स्तूप बने तो वो कौन सा होगा? अर्धचंद्राकार आकृति का जो बालुका स्तूप बनता है वो बरखान बालुका स्तूप होगा। अगर इसके हम विस्तार की बात करेंगे तो सबसे इसका इम्पोर्टेंट आपको बालेरी याद रखना, जो कि चूरू में, ओसिया जोधपुर में, और इसका विस्तार सीकर में भी देखने को मिलता है, झुंझुनू, बाड़मेर और बीकानेर की तहसील लोणकरसन में भी इसका विस्तार है, जो कि मरुस्थल के लिए इससे एक इम्पोर्टेंट बात करें कि ये मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण भी है। ठीक है, बात करें कि अर्धचंद्राकार, इसकी अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो अर्धचंद्राकार आकृति का हो जाता है, जो कि गतिशील होता है। ठीक है, गतिशील अर्धचंद्राकार आकृति का बालुका स्तूप, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे बरखान बालुका स्तूप कहते हैं, बरखान बालुका स्तूप कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अर्धचंद्राकार आकृति का बालुका स्तूप बरखान। अब बात करें क्या इसका विस्तार किन जिलों में आ जाता है, तो विस्तार की अगर हम चर्चा करना चाहें तो बालेरी जो कि चूरू में, ओसिया पड़ता है जोधपुर में। ठीक है, ओसिया जोधपुर हो गया। फिर हम बात करना चाहें तो लोणकरणसर बताया था मैंने आपको, लोणकरणसर मूंगफली के लिए प्रसिद्ध शहर, बीकानेर
बीकानेर। फिर बात करें सीकर झुंझुनू, सीकर आ जाता है, झुंझुनू आ जाता है, और लिखना चाहें तो बाड़मेर, और इसका जो सूरतगढ़ गंगानगर है उसमें भी विस्तार आ जाता है। ठीक है, तो हमने बरखा देख लिया, तारा बालू का स्तूप देख लिया, अनुदर्दे देख लिया और अनुप्रस्थ देख लिया। इस प्रकार 4 बालू का स्तूप का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब बात करें कि नेक्स्ट अपना बालू का स्तूप आ जाता है 5 नंबर पर, जो कि पैराबोलिक बालू का स्तूप। अगर इसकी हम चर्चा करना चाहेंगे, पैराबोलिक स्तूप किन जिलों में सर्वाधिक विस्तार है और इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, तो पैराबोलिक बालू का स्तूप वे बालू का स्तूप होते हैं जो संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं और इसकी आकृति परवलयाकार की होती है, अर्थात अर्धचंद्राकार आकृति के समान ही पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं। तो बात करना चाहेंगे, इसका विस्तार लगभग संपूर्ण मरुस्थल में पाया जाता है और इसकी आकृति परवलयाकार होती है, अर्धचंद्राकार भी बोल सकते हैं इसकी आकृति। या अर्ध चंद्राकार। ठीक है, और बात करेंगे ये संपूर्ण मरुस्थल में पाया जाता है। ये जो ऊपर के 4 थे उनका तो इस विशेष स्थान याद रखना, संपूर्ण मरुस्थल में। और फिर बात करना चाहेंगे कि जो पैराबालू का स्तूप है वो संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं, इसकी आकृति पैराबोलिक आकृति की होती है। फिर बात करना चाहिए हम नेक्स्ट कि कौन सा बालू का स्तूप आ जाता है 8 प्रकार में, तो पैराबोलिक देख लिया, बरखा देख लिया, तारा बालू देख लिया, अनुदर्दे अनुप्रस्थ देख चुके। फिर 6 नंबर पर आ जाता है सब्र खाफिज, और इसका कहीं कहीं आपको ये नाम भी देखने को मिल सकता है, स्क्रैब खाफिज। ठीक है, फिर बात करेंगे ये बालू का स्तूप कहाँ पर बनता है, तो अपने जो मरुस्थल है थार के मरुस्थल, उसमें जो छोटी छोटी झाड़ियों की सारे जो बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं वो सब्र खाफिज बालू का स्तूप होते हैं। ये सबसे छोटे बालू का स्तूप होते हैं। इसकी एक ही विशेषता इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटे बालू का स्तूप होते हैं जो कि संपूर्ण मरुस्थल में बनते हैं। इसकी अगर एक मेन मुख्य विशेषता की बात करें तो ये सबसे छोटे बालू का स्तूप बनते हैं, सबसे छोटे बालू का स्तूप होते हैं, सबसे छोटे बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना सबसे छोटे बालू का स्तूप हो गई, सबसे छोटे बालू का स्तूप सब्र खाफिज सबसे छोटे बालू का स्तूप हो जाते हैं। फिर बात करेंगे ये और किसके पास बनते हैं, तो छोटी झाड़ियों के सारे बनने वाले बालू का स्तूप हैं जो मरुस्थल में, यानी ये कोई छोटी छोटी झाड़ियाँ हो गई, छोटी छोटी अगर हम झाड़ियों की बात करना चाहें, उसके आसपास जो बालू का स्तूप मिट्टी की आकर हो जाती है, जिससे बालू का स्तूप का निर्माण होता है वो सब्र खाफिज बालू का स्तूप की आकृति का हो जाता है। सबसे छोटे बालू का स्तूप होते हैं सब्र खाफिज। और बात करें कि छोटी झाड़ियों की सारी छोटी छोटी झाड़ियों की सारी छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाला बालू का स्तूप हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट की बालू का स्तूप की बात करना चाहें तो वो आ जाता है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप की बात करें ये कि क्षेत्र में तो ये सर्वाधिक हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य एक श्रृंखला के रूप में पाए जाने वाले बालू का स्तूप आ जाते हैं। हरियाणा से हनुमानगढ़ के मध्य किस रूप में, ये एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। कौन से बालू का स्तूप श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, तो वो नेटवर्क बालू का स्तूप आ जाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप आ जाते हैं जो कि हरियाणा से हनुमानगढ़ के मध्य बालू का स्तूप के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बालू का स्तूप की। नेक्स्ट बालू का स्तूप की हम चर्चा करना चाहें तो वो 8 नंबर पर आ जाता है अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी
बालू का स्तूप। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करना चाहें तो ये अवरोध के कारण बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। जैसे इसकी अगर हम बात करना चाहें तो जो भी यानी राजस्थान में थार के मरुस्थल में जो पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास में जो अवरोध से जो भी बालू का स्तूप बनते हैं उससे अवरोधी बालू का स्तूप, जैसे नाग पहाड़ी अपने अजमेर में आ जाती है, उसके आसपास बनने वाले बालू का स्तूप, पुष्कर जो अजमेर वाला पुष्कर एरिया, बुड्ढा पुष्कर वाले एरिया, और जयपुर में अगर हम बात करना चाहें तो जोबनेर की जो पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास बनने वाले बालू का स्तूप है। तो बात करना चाहें कि अवरोध के आसपास अवरोध के कारण बनने वाला बालू का स्तूप। ठीक है, बात करना चाहेंगे इसके क्षेत्र की, तो क्षेत्र में आ जाता है इसकी अजमेर में नाग पहाड़ी, पुष्कर, अजमेर का पुष्कर एरिया, और बुढ़ा पुष्कर पहाड़ी है उसके आसपास, बुढ़ा पुष्कर की पहाड़ी के आसपास, तो ये सभी स्थान आ जाते हैं अजमेर में। फिर और जयपुर की अगर हम बात करना चाहें तो जोबनेर, और दूसरा अगर बात करना चाहें तो बिचुन की पहाड़ी आ जाती है, बिचुन। ये जयपुर में बालू का स्तूप बनते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप के उदाहरण आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज राजस्थान के जो भी 8 प्रकार के राजस्थान में बालू का स्तूप पाए जाते हैं उसकी चर्चा की। तो फिर हम अपना नेक्स्ट 2 नंबर पर देखते हैं। शुष्क प्रदेश का हमने अध्ययन कर चुके, अब बात करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, जिसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, इसमें कौन कौन से प्रदेश शामिल आ जाते हैं। तो अर्धशुष्क में मैंने आपको बताया था शुरुआत की, तो 4 भागों में बांटा गया है, घग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन, जो कि 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर अर्धशुष्क प्रदेश है, और 0 से 20 तक शुष्क, उसका हम अध्ययन कर चुके। और अब अर्धशुष्क का यानी 20 से 40 का अध्ययन करेंगे, और उसकी कौन सी सेंटीमीटर वर्षा रेखा 40 सेंटीमीटर रेखा जो कि अपने अर्धशुष्क प्रदेश से उसकी पूरी सीमा का निर्धारण करती है। और इसको अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा, उसके बाद करेंगे फिर घग्गर प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल आ जाते हैं, शेखावटी प्रदेश में कितने जिले शामिल हो जाते हैं, उस प्रकार इसका अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट करके बताइए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।